अब हम कूलाम्स लॉ में आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि सपोज करो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2। तो हमने अभी पढ़ा कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये सेम नेचर के हैं तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। डिफरेंट नेचर के होते तो ये फोर्स कैसा होता, अट्रैक्टिव होता। तो ये दो तरीके के फोर्स लगेंगे इसे। अब बात यह है कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं। अगर ऐसा कोई सिस्टम हमें मिल जाए जिसमें दो से ज़्यादा चार्जेस हों, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, थर्ड कोई चार्ज है हमारा Q3। तो अब किसी एक चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम Q1 के बारे में अगर हम बात करें तो Q1 पे Q2 की वजह से एक फोर्स लगेगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। इधर की तरफ ही क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करता है। और Q1 पे Q3 की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, जो कि इधर की तरफ एक्ट करेगा। एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा, एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा, और दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी, अलग अलग। ये F1 होगा और ये F2 हो गया, सपोज कर लो। ठीक है। तो अब इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगना शुरू हो गए। तो अगर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं तो अब इन दो फोर्सेस का क्या करना है? इन दो फोर्सेस का, अगर हमें इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों फोर्सेस का हमें क्या कर देना है? वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे कई सारे चार्जेस हैं। किसी एक चार्ज के ऊपर हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात कि Q1 के ऊपर अगर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, F की वैल्यू, F नेट निकालना है, तो F नेट ऑन Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अगर हम इसका नाम चार्ज 1 रखते हैं, इसका नाम हम चार्ज 2 रखते हैं, इसका नाम हम चार्ज 3 रखते हैं, और इसका नाम हम चार्ज 4 रखते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 3 की वजह से उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और इसी के ऊपर लगने वाला फोर्स 4 की वजह से उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और उन तीनों का हमने क्या कर दिया? वेक्टर सम। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस में कई सारे चार्जेस हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो 3 चार्जेस ही हों या 4 चार्जेस ही हों, कई सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? F नेट इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 एंड सो ऑन F1n। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट मीन्स कि सारे फोर्सेस क्या हो गए? एक साथ इकट्ठे हो गए उस एक चार्ज के ऊपर। सबने अलग अलग फोर्स लगाए, सबने ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे, ये अलग डिस्टेंस पे। तीनों के अलग अलग फोर्सेस होंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड अलग होंगे, बट जब हमें नेट फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तीनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब, वेक्टर सम हमने क्यों किया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम सिंपल इसको ऐड नहीं कर सकते, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। अब हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज करो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करो कि 3 चार्जेस हैं, Q
क्यू एंड क्यू। ये कॉर्नर्स पे रखे हैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये है सी। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू which is at point A। अब देखो चार्ज क्यू जो ए पॉइंट पे, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस होंगे। एक तो इस चार्ज की वजह से होगा एक फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ये डिस्टेंस कितना ए। और एक इस चार्ज की वजह से होगा फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इनका भी डिस्टेंस क्या है, ए। अब देखो ए अगर डिस्टेंस है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लग जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सॉरी बी, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास के Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या हो जाएगा, वो भी यही होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बात यह है कि ये दोनों की वैल्यू तो हमें मिल गई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इन दोनों को हमें वेक्टर सम करना है। अगर स्केलर सम होता तो हम दोनों को नॉर्मली ऐड कर देते और जो नेट फोर्स आता वो हमारा नॉर्मल तरीके से आ जाता। लेकिन ये कैसा होगा, वेक्टर सम, तो ये नॉर्मल हम ऐड नहीं कर सकते। अब ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसको देखो, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें समझ में आता है ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। हमें एंगल निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें वेक्टर एडिशन अगर करना है दो फोर्सेस का तो हमें इस फॉर्मूले से करना होगा जो हमने 11th में पढ़ा था। इसका नाम हम रखते हैं एफ ए सी और इसका नाम हम रखते हैं एफ ए बी। तो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, देखो एफ नेट इक्वल्स टू एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम वेक्टर एडिशन करेंगे नेट फोर्स का। अब थीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। एफ ए बी की वैल्यू पता है, एफ ए सी की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 एफ ए बी एफ ए सी होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और कॉस 60 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो गया ये। एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम रूट के बाहर लेके आएंगे इसको, तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया आंसर हमारा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारे पास 3 चार्जेस थे, तीनों के बीच का डिस्टेंस था किसी भी एक चार्ज पे। हमने इसके ऊपर लगा निकाला भी, ए पॉइंट पे हम बी पॉइंट पे भी निकाल सकते थे, बी पॉइंट पे भी हम निकालते तो एंगल कितना होता, 60 डिग्री। सेम यही प्रोसेस हमें अपनाना पड़ता। सी पॉइंट पे भी निकालते तो एंगल कितना होता, 60 डिग्री। हमें सेम प्रोसेस अपनाना पड़ता। हमने क्या किया, पहले इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो ए पॉइंट पे चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स निकाला ड्यू टू बी, जो कि कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर ए पॉइंट के चार्ज के ऊपर सी की वजह से फोर्स निकाला, जिसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इन दोनों को हम नॉर्मली ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं,
इनके लिए ऐड करने के लिए हमें इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। इनके बीच का एंगल निकालने के लिए हमने थोड़ा सा एंगल हमने निकाला, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ये एंगल अगर 60 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब हमने एफ नेट के फॉर्मूले में एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा सारी वैल्यूज़ पुट करी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे साथ पास ये आंसर आ गया। अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम अभी हमने ट्रायंगल पे देखा, अगर थर्ड क्वेश्चन में देखता हूँ कि अगर ये इसको मैं पूरी तरीके से नहीं सॉल्व करने वाला, बताऊँगा मैं कैसे सॉल्व करना है, आप लोग खुद से करना। सपोज़ करो कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर लग नहीं रहा देखने में, लेकिन सपोज़ करना ये क्यू 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 डिस्टेंस ए और ए, किसी ए पॉइंट पे ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें फोर्स निकालना, वही सेम क्वेश्चन, फोर्स ऑन पॉइंट ए, नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक वहाँ पे 2 फोर्सेस थे, लेकिन अब यहाँ पे फोर्सेस बढ़ गई, क्योंकि पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसके ऊपर पॉइंट बी की वजह से एक फोर्स लग रहा है इधर, पॉइंट सी की वजह से एक फोर्स लगेगा इधर, पॉइंट सी की वजह से नहीं, पॉइंट डी की वजह से इधर फोर्स लगेगा, पॉइंट बी की वजह से ये फोर्स लगेगा, और पॉइंट सी की वजह से ये फोर्स लगेगा, ये पॉइंट सी की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जो कि पॉइंट बी की वजह से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, जो कि पॉइंट डी की वजह से है, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, जो कि पॉइंट सी की वजह से। यही हमारा स्क्वायर था, ठीक है। अब हमें इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है और तीनों का हमें क्या करना है, एफ नेट अगर हमें निकालना है, एफ नेट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा, एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए डी का वेक्टर सम। तो हमें पहले तो इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बाद में हम एंगल की बात सोचेंगे। पहले तो एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है फॉर्मूला के Q1 Q2 Q ही है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। वही सेम वैल्यू किसकी होगी, एफ ए सी की, और वही सेम वैल्यू किसकी होगी, नहीं, एफ ए सी की वैल्यू होगी हमारे पास, ये डिस्टेंस लेकर लेगा, एफ ए सी के लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस ये हैं। अगर ये ए है, ये ए है, तो हमें पता है ये कितना होगा, a√2 होगा, a√2। तो हम निकालेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एफ ए सी की वैल्यू आ गई। वैसे ही हम क्या करेंगे, एफ ए डी की वैल्यू निकालेंगे। एफ ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ए है, ये डिस्टेंस भी ए था, हमें ये डिस्टेंस थोड़ा अलग था जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ा, a√2। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, देखना है हमें इनका वेक्टर सम कैसे किया जाए। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो पहले हम इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं। इन दोनों का नेट अगर हम निकालते हैं तो वैल्यूज़ इनकी सेम है, वैल्यूज़ इनकी एफ ए बी और एफ ए डी की वैल्यू सेम है। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड के 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी भी एंगल पे, चाहे वो 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो उनका नेट, उन दोनों फोर्सेस का नेट ऑलवेज उनके हाफ एंगल पे होगा। इस बात को समझते हैं कि अगर ये 2 फोर्सेस F1 और F2 दोनों, F1 इक्वल्स टू F2 है,
दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों का अगर हम नेट फाइंड करते हैं तो नेट जो होगा वो ऑलवेज कितने पे होगा, 45 डिग्री पे। एफ नेट कितने पे होगा, 45। अगर ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल हैं तब, अगर इसकी ज़्यादा है इसकी कम है तो ये एंगल हाफ नहीं होगा। अगर ये 60 डिग्री पे होते, सपोज करो ये 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे होते, F1 F2 इक्वल होते, तो इनका एफ नेट कितने पे वर्क करता, 30 डिग्री पे। एफ नेट कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि पहले तो हम इन दोनों का नेट निकालते हैं, एफ ए बी एफ ए सी, जो कि हमें पता चल चुका है कितनी डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। और 45 डिग्री वाली लाइन कौन सी होगी, यही होगी। 45 डिग्री वाली लाइन कौन सी होगी, ये होगी। तो इन दोनों का एफ नेट जो होगा, मैंने उसका नाम दे दिया एफ डैश। पहले हम एफ डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लेके। उसके बाद जो एफ डैश की वैल्यू आएगी उसमें डायरेक्टली हम एफ ए सी को ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेम लाइन के अलॉन्ग ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है। एंगल अगर ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली फोर्स को ऐड कर सकते हैं, उसमें हमें वेक्टर का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। अगर थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो उस फॉर्मूले में जब हम थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारा डायरेक्टली F1 प्लस F2 आ जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा वेक्टर रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वेक्टर रिवाइज नहीं किया तो ये कुछ कम समझ में आने वाला टॉपिक होगा। फिर तो देखते हैं कि इन दोनों का पहले हमने नेट निकाला, जो कि क्या आएगा, एफ डैश हमने सपोज किया। इन दोनों का नेट निकालने के लिए एंगल कितना लेना है अपने को, एंगल हमारा क्या होगा, हमें दिख रहा है एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। इन दोनों का नेट आ गया एफ डैश, और एफ डैश इन दोनों का नेट किस लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा जिस पे एफ ए सी एक्ट कर रहा है। अगर उसी लाइन पे आएगा तो इसका मतलब एफ डैश और एफ ए सी में एंगल ज़ीरो है, और एंगल अगर ज़ीरो है इन दोनों के बीच में तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इतना मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आगे आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, और अगर नहीं आता तो ग्रुप में आप उससे इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। एफ नेट की वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, अब ऐसे कई सारे, अब हमने स्क्वायर बना दिया सेम। पहली बात तो हमने सेम वो चार्जेस रखे, हो सकता है वैल्यूज़ अलग अलग हों, लेकिन प्रोसेस यही होगा। अगर हमें वेक्टर आता है, वेक्टर की नॉलेज है हमारे पास, तो हम ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते तो एफ ए बी और एफ ए डी की वैल्यू डिफरेंट होती, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि ये एफ डैश इसी लाइन पे एक्ट करता। ये हो सकता था इधर भी एक्ट करता, इधर भी एक्ट करता, फिर हमें क्या करना पड़ता, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ता। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होता तो मुझे हम बताएंगे, मैं इसको सॉल्व करके आपको दूंगा। थैंक यू।